नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। आज 10 का दस्तावेज में हम आपको बताएंगे यूपी की राजनीति में आए भूचाल की इनसाइड स्टोरी। साथ ही साथ शिवपाल कल क्या फैसला लेने वाले हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सीएम योगी के बड़े फैसले की। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात के बाद अब सरकार बुंदेलखंड के विकास की तैयारी में जुट गई है। सीएम योगी ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि बुंदेलखंड के 31 किलो या फिर दुर्गों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। यानी कि एक्सप्रेसवे तो पहुंच चुका है और अब यहां शुरू होती है विकास की पूरी कार्यप्रणाली, जिसके लिए तैयारी करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि बुंदेलखंड के 31 किलो या फिर दुर्गों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता देंगे। शैलेश, क्या मकसद है इस पूरी कार्य योजना का? देखिए, इस पूरी कार्य योजना को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड का इलाका है उसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, और इसी के लिए ये पूरी योजना बनाई जा रही है कि कैसे वहां पर जो अगर बात करें जो ऐतिहासिक किले हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्योंकि बुंदेलखंड का अपना एक देखिए इतिहास है, वहां पर विरासत है, देश की जो संस्कृति की बात करते हैं वो वहां पर नजर आती है, तो उसका वहां पर जो जीर्णोद्धार का काम होगा। इसके अलावा हेरिटेज होटल्स वहां पर बनाए जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स होंगे, तो जाहिर है वो सारी सुविधाएं जो किसी भी टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है उनको वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखिए आज की तारीख में तो राजस्थान है, जयपुर है, इन सब जगहों पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट पहुंचता है, वहाँ के जो किले हैं, वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है उनको देखने के लिए उसी तरह से बुंदेलखंड के जो किले हैं 31 किले और दुर्ग उनको पर्यटन केंद्र के रूप में सरकार विकसित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने देखिए निर्देश दिए कि जो वहां पर सांस्कृतिक धरोहर है वहां की, उनको पर्यटन विकास के लिए एक योजना पूरी बनाई जाए। जो किले हैं उनका जो पुरातात्विक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व है उसको लोगों को जानकारी हो, इसकी एक कॉफी टेबल बुक जो है उसका वहां पर तैयार की जाएगी पूरी, जिसमें एक कॉफी टेबल बुक में हर तरह की जानकारी मिलेगी। इसी तरह से देखिए अगर और आप डिटेल में जाते हैं, जो कलिंगर का किला है 542 हेक्टेयर के इस विशाल परिक्षेत्र में है, वहां पर देखिए लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, इस तरह की सुविधाएं, और जो फसाद लाइटिंग की हम बात करते हैं, अगर आप देखें पिछले कुछ समय में फसाद लाइटिंग का चलन बहुत ज्यादा बढ़ा है। जैसे लखनऊ की बात करें तो बड़ा इमामबाड़ा है, रूमी दरवाजा, इन सब जगहों पर भी फसाद लाइटिंग का इस्तेमाल बढ़ा। उसी तरह से बुंदेलखंड में इस जगह पर जो हमने कलिंगर के किले की बात की, वहां पर फसाद लाइटिंग का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। झांसी के दुर्ग की बात करते हैं तो वहां पर देखिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, और वहां पर जो शौर्य की जो इतिहास है देश का उसकी बात होती है, तो उसी के पास में देखिए बरुआ सागर किला है, तो वहां तक जाने के लिए जो साधन की व्यवस्था होगी, 12 एकड़ का जो परिसर वाला एरिया होगा, वहां पर देखिए तमाम तरह के विकास के काम किए जाएंगे। जो वहां पर रघुनाथ राव का महल है वो काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में हो रहा है, इसके पुनरुद्धार के लिए भी देखिए मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि जो भी वहां पर ऐतिहासिक धरोहर है वो जीर्ण शीर्ण ना रहे, बल्कि लोगों को आकर्षित करे, इतिहास से लोग परिचित हो। और इसके अलावा एएसआई की अगर बात की जाए तो देखिए एएसआई द्वारा जो संरक्षित वहां पर तालबेहट दुर्ग है उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, पर्यटकों के लिए देखिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र हो सकता है। ऐसे में वहां का जो संपर्क मार्ग है उसको बेहतर करने के लिए कहा गया है कि देखिए जहां पर आपके पास पहले से ऐसी चीजें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है, तो सुविधा हो वहां तक जाने की। ऐसा ना हो कि आपके पास एक जगह एक शानदार इमारत है लेकिन वहां तक जाने का रास्ता अच्छा नहीं है, तो वहां पर सुविधाएं देने की बात की गई है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करें तो देखिए झांसी की 8, बांदा के 4, जालौन के 2, ललितपुर ठीक है। तो शैलेश, ये साफ है कि अब एक्सप्रेसवे बन गया है, दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी हो रही है, तो ऐसे में फैसिलिटी और साथ ही टूरिज्म पर अब ध्यान दिया जा रहा है। शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको दे दें। गठबंधन तोड़ने के बाद अब एक और एक्शन लेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वालों पर अब एक्शन की तैयारी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन की
विधायकों की पहचान के बाद उन पर कार्रवाई होगी। अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्रॉस वोटिंग की बात की हम कल ही चर्चा कर रहे थे, ये बात हो रही थी कि कौन है, क्योंकि ये गुप्त मतदान होता है, कैसे आखिरकार पहचान होगी और किस तरह की कार्रवाई इन पर होगी? देखिए, बिल्कुल आज आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी जारी की। एक शिवपाल यादव के लिए चिट्ठी जारी की, एक ओम प्रकाश राजभर के लिए चिट्ठी जारी की और उसमें साफ तौर पर लिखिए आपको जहां जाना हो आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। और अब तैयारी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, कि वो 5 विधायक कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। देखिए, सैजुल इस्लाम के बारे में तो सबको पता है कि सैजुल इस्लाम ने किस तरीके से वोट किया। सैजुल इस्लाम ने वोट किया, शिवपाल यादव को जाकर दिखाया, उस समय समाजवादी पार्टी के जो एजेंट बनाए गए थे तो उन्होंने देखा। तो एक तो नाम कंफर्म है, लेकिन और 4 नाम कौन है, कौन से वो 4 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि 3 नाम पता चल गए हैं कौन लोग हैं जिन्होंने वो वोट डाला, क्रॉस वोट किया, द्रौपदी मुर्मू को वोट किया, समाजवादी पार्टी की व्हिप का उल्लंघन किया। पर अब 26 तारीख को इसीलिए बैठक बुलाई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। हालांकि 3 से 4 ही लोगों को बुलाया है, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, कुछ और जो बड़े पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और उनके साथ चर्चा होगी कि आखिर क्या किया जाए और कौन है वो 4 लोग, उन पर डिस्कशन होगा और उसके बाद हो सकता है कि जल्द कुछ बड़ी कार्रवाई कुछ लोगों पर देखने को मिले। तो अनुभव, कुल मिलाकर जो पार्टी के हक में काम नहीं कर रहे हैं, बयान नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनकी रवानगी अब पार्टी से करने की अखिलेश यादव ने ठान ली है। हाँ बिल्कुल, कुछ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जैसा आपने कहा गुप्त मतदान, सीक्रेट वोटिंग होती है, इसमें व्हिप नहीं जारी होता, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए व्हिप जारी किया। व्हिप जारी करने का मतलब है कि सब पार्टी की गाइडलाइन को माने, पार्टी लाइन पर वोट करें, पर ऐसा हुआ नहीं। 5 लोग तो क्रॉस वोट कर गए। सैजुल इस्लाम के बारे में सबको पता है, पर आगे अभी और भी चीजें होनी है। नगर निगम के चुनाव होने हैं पूरे प्रदेश में, अन्य चुनाव होने, तो ऐसे में अगर अनुशासनहीनता रहेगी तो फिर नुकसान होगा और इसीलिए तैयारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा संदेश दिया जाए। ठीक है अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये एक्शन की तैयारी में अब अखिलेश यादव हैं और सुबह से ही एक्शन मोड में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, जहां पहले चाचा शिवपाल और साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर कार्रवाई हुई, उन्हें उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया गया और अब देखिए एक और एक्शन जहां अखिलेश यादव क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अब कार्रवाई के मूड में हैं। और बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। रामपुर में आजम खान ने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार की जान को खतरा है, इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और उन्हें वाई कैटेगरी की जगह जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। मुझे बहुत से खतरे हैं, मेरे परिवार को खतरे हैं। मैं चाहता हूं कि जहां मेरे पर इनायतों के उत्तर प्रदेश सरकार महसूस करती है इस सब को, तो जो मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है, मैं जेड सिक्योरिटी में था और जेड स्पेशल की सिफारिश भाजपा सरकार में ही उनके एसपी ने मेरे लिए लिखी थी, जो विड्रॉ हो गई है। तो मुझे मात्र वाई सिक्योरिटी स्वस्थ है, जो नहीं के बराबर है। इतनी सिक्योरिटी हर विधायक को दी जाती है। मैं चाहता हूं कि उस, हालांकि हिफाजत करने वाला कोई और है, फिर भी अगर वो सुरक्षा मेरी वापस मिल जाए तो बेहतर होगा। उधर काफी लंबे वक्त से सपा सुभाषपा गठबंधन में आई दरार पर अब फाइनल फैसला हो चुका है। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन टूट चुका है। सपा की तरफ से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया। अखिलेश यादव ने कड़े शब्दों में और 2 टूक ओपी राजभर पर भाजपा को मजबूत करने का आरोप लगाया, तो वहीं अखिलेश की तरफ से लगे हाथों चाचा शिवपाल को भी नमस्ते बोल दिया गया। वहीं ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव के तलाक को खुशी खुशी कबूल कर लिया। आप देखिए, ये 2 चिट्ठियां हैं जो अखिलेश यादव की तरफ से जारी की गई, यानी उनकी पार्टी की तरफ से जारी की गई। एक राजभर के लिए, एक चाचा शिवपाल के लिए, दोनों को अलविदा कह दिया गया है। साफ शब्दों में कहा है कि जहां आपका सम्मान होता है आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था और आज अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बताने लगे। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था?
और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं, उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जा रहे हैं आप? तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। वहीं ओपी राजभर के बेटे ने गठबंधन टूटते ही यहां तक दावा कर दिया कि अखिलेश चाहते ही नहीं थे कि यूपी में सरकार बने। अरविंद राजभर ने एबीपी गंगा पर एक किस्सा बताते हुए ये दावा किया है। वो माननीय उदयवीर जी सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जी स्वतः सरकार बनाना नहीं चाहते थे। हम लोग सिंपैथी देने गए थे, हम लोग सांत्वना देने गए थे कि सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं है, हम लोग संगठन को और मजबूत करेंगे, और 24 का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे ताकि 27 में रिजल्ट हम लोग ला सकें। माननीय अखिलेश यादव जी का सबसे पहले यही रिएक्शन था इस शब्द पर कि मैं तो स्वतः नहीं चाहता था कि सरकार बने। वहीं समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर पर हमला बोला है और गठबंधन तोड़ने की वजह भी बताई है। आप इसको निश्चित तौर पर तोड़ने का ऐलान भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वोट भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनकी नीतियों की भी प्रशंसा कर रहे हैं। और गठबंधन हमारा था सामाजिक न्याय के लिए, जो पीड़ित शोषित वर्ग के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इससे पहले भी जो बातें हुई हमारी लीडरशिप के लिए, हमारी पार्टी के लिए तमाम तरह की बातें कही गई। तो समाजवादी पार्टी का भरोसा है कि हम लोग इस शीशा लेदर में नहीं पड़ते हैं। यदि किसी को लगता है कि वो हमारे से ज़्यादा उसका हित, उसका सम्मान कहीं और दूसरी जगह है, तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। और चलिए अब गठबंधन और अखिलेश यादव की पार्टी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपसे साझा करते हैं। दरअसल 6 साल में सुभाषपा तीसरी पार्टी है जिससे अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और हार के बाद तोड़ दिया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा और कांग्रेस में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव में हार के बाद ये गठबंधन अपने आप ही टूट गया। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मायावती से गठबंधन किया था, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही मायावती ने खुद आगे आकर गठबंधन तोड़ दिया और फिर 2021 में सुभाषपा के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया ताकि 2022 के चुनाव में भाजपा को हराया जा सके, लेकिन आज ये गठबंधन भी टूट चुका है। तो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अखिलेश यादव के गठबंधनों का, किस तरह से चुनावों के बाद वे अपने साथी का साथ छोड़ देते हैं और कई बार साथी भी ऐसा ही फैसला लेते हैं। अब अखिलेश के इस एक्शन के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश यादव को गठबंधन सूट नहीं कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही महान दल ने सपा से गठबंधन तोड़ा था, जबकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट भी सपा से नाराज है और अल्टीमेटम दे रखा है, और आज सुभाषपा से भी सपा ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। आज अखिलेश यादव ने सिर्फ ओम प्रकाश राजभर ही नहीं बल्कि अपने चाचा शिवपाल यादव को भी जवाब देते हुए एक चिट्ठी जारी की। सपा की तरफ से आज शिवपाल यादव को भी सम्मान हासिल करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए आजाद कर दिया। छह साल से सम्मान मिलने की उम्मीद लगाए बैठे चाचा शिवपाल सिंह यादव को भी आज अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी जारी करते हुए आजाद कर दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी जो बातें हुई हमारी लीडरशिप के लिए, हमारी पार्टी के लिए तमाम तरह की बातें कही गई। तो समाजवादी पार्टी का भरोसा है कि हम लोग इस शीशा लेदर में नहीं पड़ते हैं। यदि किसी को लगता है कि वो हमारे से ज़्यादा उसका हित, उसका सम्मान कहीं और दूसरी जगह है,
तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से दी गई कथित आजादी मिलने के थोड़ी देर बाद ही शिवपाल सिंह यादव ने एक ट्वीट किया और समाजवादी पार्टी को जवाब देते हुए लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों एवं सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। कि अपमान का ही प्रमाण पत्र दे दिया गया समाजवादी पार्टी से। अपनी अलग पार्टी होने के बावजूद शिवपाल सिंह यादव तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टी से आजाद करने के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा में शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने की भी मांग करेगी, या 2016 की तरह अखिलेश यादव इस बार भी चाचा को सेफ एग्जिट देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सपा की तरफ से गठबंधन तोड़े जाने पर अखिलेश पर विरोधियों ने हमला बोला और कई तरह के सवाल खड़े किए। देखिए, पहले हाथ मिलाना, फिर हाथ छुड़ाना, उसके बाद अपमानित करना, अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है। अवसर के लिए लोगों को साथ लेना, अवसर निकल जाने पर लोगों को धोखा देना, ये धूर्ततापूर्ण रवैया अखिलेश यादव जी का मायावती जी से लेकर आज ओम प्रकाश राजभर जी और अपने खुद के चाचा जी के साथ भी देखने को मिला। देखिए, ओम प्रकाश भैया के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि जय श्री राम और जय निषाद राज ओम प्रकाश भैया को पुकार रहे हैं और हम हमारे एनडीए की तरफ वो आ रहे हैं। और कई बार हुआ, उनको बताया भी कि 2017 में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और एक ताकत में खड़े थे। तो समाज को सुरक्षा चाहिए, समाज को समृद्धि चाहिए, समाज को सस्ते में न्याय चाहिए, सस्ते में समस्याओं का समाधान चाहिए, सुख चाहिए। तो आज सत्ता तो पावर और सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आज़ाद कर दिया। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। राजभर साहब की राजनीति मुझे पता है, अगर मैं डील करता तो ये 6 विधायक तो बहुत दूर की बात है, राजभर खुद विधायक ना बन पाते, खुद विधायक बनने के लाले पड़ जाते। तो बड़ी खबर आपको देते हैं, लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी सादतगंज के कच्ची पुलिया चौपटिया का रहने वाला है, जिसने 12 जुलाई को मॉल के अंदर नमाज पढ़ी थी। अब तक लखनऊ पुलिस कुल 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। समय पहले लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था और अब इसमें आरोपी एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया है। तो ये देखिए, जब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, ये आरोपी सादतगंज के कच्ची पुलिया चौपटिया का रहने वाला है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय ने किया। बैठक में काशी प्रांत के 200 पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में टारगेट किलिंग की कई घटनाओं के बाद हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित करने के बारे में रणनीति तैयार की जाएगी। 2 दिवसीय इस बैठक की शुरुआत काशी प्रांत के पदाधिकारियों की हो चुकी है। गाजीपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब दफ्तर के सारे कर्मचारियों को निकालकर दफ्तर पर ताला लगा दिया गया, लेकिन एक अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी क्लास लगाई कि सब दंग रह गए। ब्लॉक ऑफिस में ताला लगाने वाला ये शख्स गाजीपुर के भदौरा का ग्राम प्रधान है, जिसने मनरेगा का भुगतान न होने पर भदौरा ब्लॉक दफ्तर को ताला लगाकर बंद कर दिया। मामला यही है कि पिछले बार 2 तारीख को मतलब वीडियो साहब का डोंगल एक्टिवेट नहीं था, 4 तारीख को पेमेंट हुआ। उस बार भी हम लोग का कुछ पेमेंट नहीं हुआ। दूसरे बार कुछ गांव का पेमेंट हुआ, जिसमें हमारा भी 95,000 रुपये का पेमेंट हुआ है मनरेगा विभाग से। इस बार भी पैसा आया, चेक खत्म हो गया। एक पेमेंट हमारे ग्राम पूरे ब्लॉक के अंदर नहीं हुआ। अब बताइए, हम ग्राम के अंदर कैसे कोई विकास कार्य करेंगे? गांव की तो जनता यही नहीं सोचेगी कि प्रधानवा कोई काम नहीं कराना चाहता है, गाली देगी हमको। ताला आपके द्वारा बंद किया गया है जी।
ब्लॉक ऑफिस में जबरन तालाबंदी की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम पहुंच गए और वहां पर मौजूद ग्राम प्रधान की जमकर क्लास लगाई। किस आधार पर बंद किया? सर पेमेंट नहीं हुआ उसके आधार पर। मैं कर दूंगा, ऊपर से नीचे नाप दूंगा, सही हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, आप नाप दीजिए, हमको जेल करेंगे। आज पैसा याद खत्म हो गया। नहीं, आप कार्यालय बंद करेंगे? अभी इतने बड़े गुंडा हो गए हैं। गुंडा नहीं है फिर क्यों कार्यालय बंद किया? आप आपको सीडीओ साहब से मिलना चाहिए, डीएम साहब से मिलना चाहिए। आप अपने कल एपीओ साहब से 9 बजे रात को बात हुई, कहना कि उसका पैसा ही नहीं आया है, तो पैसा कहाँ गया? वो दूसरी बात है। आपके भाई हर एक चीज की एक वो बना है ना, कोई व्यवस्था बनी है कि नहीं बनी है, सिस्टम बना है कि नहीं बनी है। आप कानून को हाथ में लेंगे। किसी भी स्थिति में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। सरकारी कार्य में बाधा में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर पुलिस के साथ पहुंचे एसडीएम ने ब्लॉक दफ्तर पर लगा ताला तुड़वाकर फिर से दफ्तर में कामकाज शुरू करवा दिया और अब इस दबंग ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और चलिए फिलहाल 10 का दस्तावेज में बस इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।